नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, यह आपकी जो सक्सेस सीरीज चलाई जा रही है उसके अंतर्गत आज आपके हिस्ट्री की तीसरी क्लास है और यह आपके एसएससी जीडी 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये सीरीज 7 से 8 क्लास में आपका हर सब्जेक्ट वाइज चलेगा और आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2026 में आए हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आगामी एग्जामों में भी उनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। उनको बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है तो उनको जरूर देख के आइएगा, क्योंकि इस सीरीज का यही मतलब हमने निर्धारित किया है कि इस सीरीज में हम क्वेश्चन के जरिए ही आपके सारे टॉपिक को कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कथन एक, शाला भोग, जो कि विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती है, अर्थात जो विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती है वो शाला योग कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल सही। आपका मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान या तिरुनम्मट्टकनी, ये बिल्कुल सही है। आपका जो मंदिरों को उपहार दी जाती है भूमि उसे देवदान के नाम से ही जाना जाता है। तो आपका कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। इसी प्रकार से आपका पूछ लिया जाता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मदेव कहा जाता है। ब्राह्मणों को दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दी गई भूमि। याद रखिएगा आप लोग, एक्सप्लेनेशन को बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे साला भोग देवदान पूछा है तो आगामी एग्जाम में हो सकता है आपसे ब्रह्मदेव और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप बताइए, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की जो भूमि होती है, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं होते, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, अर्थात जो ब्राह्मण न होकर किसी अन्य जाति के होते हैं और उनके पास जमीन होती है और उनके वो स्वयं मालिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक शब्द में बताइए। तो उनको विल्लन वगाई कहा जाता है। विल्लान वगाई, विल्लन वगाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध काशी नृत्य की करती हुई जो लड़की है उसकी मूर्ति अ, खाली स्थान में खोजी गई थी। जो नृत्य करती हुई लड़की है वो कब खोजी गई थी आपके? यह आपके सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप बताइए किस स्थान पे खोजी गई थी? तो मोहनजोदाड़ो में, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है, और यह आपके 1926 में खोजी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था जिसे भूमि राजस्व सुधारों का श्रेय दिया जाता है? तो अकबर के दरबार में जो राजस्व मंत्री थे वो राजा टोडरमल थे। हमने कल आपको राजा टोडरमल ने कौन सा क्या कहते हैं प्रणाली शुरू की थी उसके बारे में बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही है इस सीरीज का। देखिए कि एक एक क्वेश्चन से हम जैसे बढ़ेंगे सारी छोटे छोटे चीजों को हम कवर करते चलेंगे क्वेश्चन के जरिए ही। सारा एक्सप्लेनेशन में हम कल ने इनके बारे में बताया था। ठीक है, अब ये वित्त और राजस्व मंत्री दोनों थे और इन्हें दीवान ए अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब आप बताइए अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे, उनके नाम बताइए। अकबर के नवरत्नों के नाम आप प्रयास करिए कि आपको कितने याद हैं। मे भी आगे पूछा जा सकता है आपसे, राजस्व मंत्री पूछा गया है, पूछा जा सकता है अकबर के सेनापति कौन थे, या इनके उसमें बीरबल के प्रतिद्वंदी के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको बता दें, अकबर के प्रतिद्वंदी जो क्या कहते हैं नवरत्न थे उनमें से एक तो आपके इम्पोर्टेंट हो गए बीरबल। ये इनके जो थे प्रमुख सलाहकार थे। दूसरे नंबर पे आपके हो गए अबुल फजल, जो कि कवि और लेखक थे। अबुल फजल, नवरत्नों के नाम देख रहे हैं हम।
और तीसरे हो गए आपके तानसेन, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे और अकबर के दरबार में थे। चौथे हो गए अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ये लेखक थे। और मान सिंह, जो कि अकबर के दरबार में सेनापति पद पे आसीन थे, मान सिंह। ठीक है। और राजा टोडरमल, मैंने बताया राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। शेख फैजी क्या थे अकबर के दरबार में? शेख फैजी, जो कि नवरत्नों में से एक थे, ये भी राजस्व मंत्री पद पर आसीन थे। ठीक है। और शेख फैजी ये लेखक और कवि थी, मैंने बताया। और राजा टोडरमल, सॉरी दोस्तों, ये राजस्व मंत्री थे और शेख फैजी आपके लेखक और कवि पद पर आसीन थे। हकीम हुकाम क्या थे? हकीम हुकाम, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यह रसोई घर के प्रबंधक थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये बीरबल के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। दोनों ही क्या कहते हैं, सलाहकार थे अकबर के, और इनसे जो प्रतिद्वंदिता होती थी बीरबल से अक्सर चलती रहती थी कि कौन बेहतर सलाह दे सकता है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बता देते हैं इसमें, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, राजा टोडरमल और मुल्ला दुप्याजा, ये क्या थे अकबर के दरबार में, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य को हराया था। ठीक है। चालुक्य के जो शासक थे हर्षवर्धन को। किस वर्ष सतारा को विलय नीति के तहत अधिग्रहित कर लिया था? अब विलय नीति क्या थी? विलय नीति जो थी यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जैसे कोई भी भारतीय उसमें प्रांत या राज्य होते थे, तो उनपे अगर कोई राजा का शासन, कोई राजा शहीद हो गया या उसे युद्ध में मार दिया गया, तो उसके जो दत्तक पुत्र होते थे उनको राजा न बनाकर उन राज्यों को क्या कर लिया जाता था, ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया जाता था। ठीक है। तो इसमें 1848 में सतारा को इसके विलय नीति के तहत ब्रिटिश शासन के अंडर में कर लिया गया। और यहाँ के जो शासक थे अप्पा साहिब थे, अप्पा साहिब। ठीक है। अप्पा साहिब, जिनकी 1848 में ही मृत्यु हो गई। तो इनके जो दत्तक पुत्र थे उनको क्या कहते हैं, ये डलहौजी ने कहा कि यहाँ के सतारा के वो शासक नहीं बन सकते हैं, और सतारा को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। और इसे विलय नीति को किस और सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो विलय नीति को व्यपगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यपगत सिद्धांत, आप लोग नाम याद रखिएगा। आगे देखेंगे। राज प्रथम चोल साम्राज्य के राजा किस वर्ष बने? आप बताइए, राज किस वर्ष चोल साम्राज्य के राजा बने थे? तो यह 985 ईस्वी में बने थे। ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया है, जो कि तंजावुर में स्थित है। इनके द्वारा निर्माण कराया गया था। बताइए। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है। तंजावुर। यह आपके स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है एसएससी जीडी के अंतर्गत। ठीक है। तो बताइए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, जो एक आदिवासी समूह है और यह खालिस्तान में रहता था। अर्थात बिरसा जो है ये एक व्यक्ति है और ये मुंडा समुदाय हो गया इनका। तो ये कहाँ रहते थे? तो ये छोटा नागपुर में रहते थे, जो कि झारखंड में है। ठीक है। बताइए, बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने जो ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था थी और जो जमींदारों के द्वारा गरीबों को ताड़ित किया जाता था, या जो मिशनरियां थी, उनके खिलाफ इन्होंने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का क्या नाम था? उलगुलान विद्रोह। उलगुलान
विद्रोह, ठीक है, बिरसा मुंडा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे देख लेते हैं, किस मुगल कालीन स्मारक अक्सर बेबी ताज कहा जाता है और यह सफेद संगमरमर वास्तुकला की ओर एक शैलीगत बदलाव का प्रतीक। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बता दें, एतमातुद्दौला का मकबरा, जो कि यह किसका मकबरा है? तो बता दें, मिर्जा ग्यास बेग का, मिर्जा ग्यास बेग का। इन्हें एतमातुद्दौला का जो है उपाधि दी गई थी और इसका निर्माण इनकी पुत्री द्वारा कराया गया था। इनकी पुत्री का क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यह पहला ऐसा मतलब मकबरा था जो कि पेट्रा ड्यूरा तकनीक पर आधारित, पेट्रा ड्यूरा तकनीक, पेट्रा ड्यूरा तकनीक। मिर्जा गियास बेग की याद में इन्होंने, नूरजहां ने इस मकबरे को बनवाया था, ठीक है। और यह किस स्थान पे स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है, आगरा। और इसका क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाएगा किस प्रकार के संगमरमर का उपयोग किया गया है? तो सफेद संगमरमर, ठीक है। आगे देखेंगे, बताइए चोल काल की कृषि में कावेरी नदी की नहरों की मुख्य भूमिका क्या थी? तो कावेरी नदी की मुख्य भूमिका जो थी वो थी, वे फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी तथा आर्द्रता प्रदान करती थी। बिल्कुल सही, उपजाऊ मिट्टी के लिए आर्द्रता प्रदान करती थी, ठीक है। बादामी के चालुक्य भारतीय कला में किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? आप बताइए किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो बता दें, बादामी में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। और ये जो गुफा मंदिर बनाई जाती थी यह सभी धर्म के लिए होती थी। आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, वेन सॉन्ग का विवरण विशेष रूप से किसके अध्ययन के लिए मूल्यवान है? तो बताइए किसके अध्ययन के लिए वेन सॉन्ग का विवरण मूल्यवान है? तो ये हर्षवर्धन के दरबार का जो है विवरण, इनके पुस्तक जो है सीयूकी नामक, वेनसांग की पुस्तक सीयूकी, शिवकी में हर्षवर्धन के दरबार का क्या कहते हैं विवरण दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर्षवर्धन के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चीजों का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम ने किस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किन किन चीजों पर बताइए? तो ये चाय और चीन के व्यापार को, चीनी रहेगा, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर भारत के साथ होने वाले समस्त व्यापारों को इसने समाप्त कर दिया और एकाधिकार जमा लिया, ठीक है। आगे देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र को किस क्षेत्र में राजशाही कायम करने के लिए जाना जाता है? तो इन्हें किसके लिए जाना जाता है? तो राजस्थान में इन्होंने राजशाही कायम की थी। तो इसका केवल उत्तर 2 सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वल्लभी साम्राज्य जिसने गुप्तों के बाद पश्चिमी भारत पर शासन किया, वर्तमान के डेल्टा में स्थित है। बताइए किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपके प्रेजेंट में गुजरात में स्थित है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक। भारतीय साहित्य में आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय साहित्य में आपके महर्षि वाल्मीकि को आदि साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इसने, इन्होंने किसकी रचना की थी? तो रामायण की रचना की थी, ये सबको पता होगा, रामायण की, ठीक है। अब रसकान ने किसकी रचना की या यह किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह जो है आपके हिंदी के, बेसिकली ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। चाणक्य, चाणक्य मैंने बताया ये अर्थशास्त्र पुस्तक इनकी रचना है। और विशाख दत्त ये मुद्रा राक्षस नाटक की रचना इन्होंने की है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है, ठीक है। आगे देखेंगे, अकबरनामा की तीसरी जिल्द को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
पहले तो आप बताइए अकबरनामा में टोटल कितनी जिल्द है? ठीक है, अकबरनामा में टोटल 3 जिल्द है। अब कि, किसके नाम से जाना जाता है ये तो बाद में बताएंगे, पहले आप बताइए पहली जिल्द कौन सी है? पहली जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? पहली जिल्द है जो अकबर के नाम से जाना जाता है, और इसमें किसका विवरण मिलता है? इसमें जो है अकबर के पूर्वज थे उनके इतिहास के बारे में विवरण मिलता है। दूसरी जिल्द को अकबर के जो शासनकाल की घटनाएं हुई थी प्रमुख, उनका विवरण मिलता है। अकबर के शासनकाल की घटनाएं, शासनकाल की घटनाएं, ठीक है। तीसरी जिल्द को बता दें आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी। और इसमें किस चीज का विवरण मिलता है? तो इसमें जो अकबर के साम्राज्य के बारे में जो मतलब अकबर का प्रशासन कैसा होता था, या सेना और उसकी राजस्व प्रणाली क्या थी, उस समय भूगोल क्या था, और तत्कालीन जो उस समय की भारतीय संस्कृति थी उसके बारे में इसमें विवरण मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आईने अकबरी, जो है अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। तो आप लोग तीनों जिल्द याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे दूसरी या पहली पूछ लिया जाए। आगे देखेंगे। मान्यताओं के अनुसार प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किसके दरबार में फले फूले थे? बताइए किसके दरबार में? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल बहुत बार पूछ लिया जाता है, बताइएगा आप। चलिए बता ही देते हैं, 380 से 415 ईस्वी तक, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा है। और कालिदास इनके दरबार में रहते थे। अब कालिदास से आपसे बहुत मतलब इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम कलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत हो गया, और क्या हो गया जैसे रघुवंशम, और एक हो गया कुमार संभवम। ये स्टैटिक में आपका पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक वाले पोर्शन में ये पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के तहत खेती पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो अलाउद्दीन की जो खिलजी था उसके प्रशासन के तहत खेती पर खराज कर लगाया जाता था। महजर क्या होता था? यह एक प्रकार, यह तो घोषणा पत्र है, कोई कर नहीं बल्कि यह एक घोषणा पत्र था, और किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा। अब आप लोग बताइए यह कब जारी किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आमिल आमिल ये कोई कर नहीं है बल्कि एक राजस्व अधिकारी का जो है पद होता था। राजस्व अधिकारी को ही आमिल के नाम से जाना जाता था, ठीक। राजस्व अधिकारी। आगे देखेंगे। दिल्ली में लाल कोट शहर का निर्माण किसने किया था? आप बताइए दिल्ली में लाल कोट शहर का निर्माण किसने किया था? तो पहले सबसे बता दें लाल कोट इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? तो ये जो है दिल्ली का सबसे पुराना ज्ञात किला है, मतलब जिसके बारे में सबको पता है, सबसे पुराना किला है, ठीक है। दिल्ली का सबसे पुराना किला। हो सकता है और भी रहे हो, पर इसके बारे में ज्ञात है सबको, ठीक है। और इसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो ये आनंदपाल तोमर के द्वारा लाल कोट का निर्माण कराया गया था, ठीक है। पर इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम जो है किसके द्वारा बदला गया और क्या कर दिया गया, आप बताइए। तो इसका नाम किला राय पिथौरा कर दिया गया। किला राय पिथौरा, किला राय पिथौरा, और किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। जब पृथ्वीराज चौहान का इस पे वर्चस्व हो गया तो उसने इसका नाम लाल कोट का बदलकर किला राय पिथौरा कर दिया, ठीक है। आगे देखेंगे। 1875 में द्वारकानाथ घोष ने कलकत्ता में भारतीय हाथ पंपित खालिस्तान के अपने संस्करण को डिजाइन किया गया। किसको किया था? तो इन्होंने हारमोनियम को किया था, ठीक है। आगे देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हो सकता है? तो आप बताइए
किससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जुड़ा है? 6ठी शताब्दी से। जल्दी बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक अनुष्ठानों की आलोचना से जुड़ा है। ठीक है, जो समझाने वाली चीजें नहीं है इसमें तो हम डायरेक्ट उत्तर बताते चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्ट उत्तर आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब और जिससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं अगर किसी से, तो उसको हम खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो बताइए। आगे देख लेते हैं, जम्मू और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताइए, शालीमार बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह आपकी जहांगीर के द्वारा। और कब कराया गया था? तो 1619 में। ठीक है, और शालीमार को किस और के नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, कश्मीर का मुकुट। और किसकी याद में जहांगीर ने इसको बनवाया था या किसके लिए? तो ये नूरजहां के लिए, नूरजहां के लिए जहांगीर के द्वारा निर्माण कराया गया था शालीमार बाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब द्वार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों को किस शब्द से संदर्भित किया जाता था? पहले तो बता दें आपको, मनसबदारी जो व्यवस्था थी, ऐसे बता देते हैं। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो अकबर के द्वारा। स्टार्ट किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। और यह इसमें जो है दो पद दिए जाते थे, जो मनसबदार होते थे उनको दो पद दिए जाते थे, एक तो जात होता था और एक सवार होता था। ठीक है, जात में क्या होता था, जो व्यक्ति होते थे उसमें उनको व्यक्तिगत रूप से उनको कितना वेतन देना है या उनका पदानुक्रम कितना है, पदानुक्रम मतलब की रैंक, उनका पदानुक्रम क्या है, जब जात रहते थे उसमें तो उससे पता चलता था कि उनका वेतन क्या निर्धारित किया जाए। और सवार क्या होते थे कि मनसबदार अपने अंडर में कितने घुड़सवार रखे हैं, वो होता था सवार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सैनिकों के लिए शब्द संदर्भित किया जाता है तो वो सवार शब्द हो गया। बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य वहां के लोगों के बारे में क्या बताते हैं? तो बताते हैं कि वे उत्कृष्ट इंजीनियर थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण किया है, जैसे कि आपका जो स्नानागार वगैरह हो गया, तो एक थॉट मतलब सोचने वाली चीजें थी, और जिस प्रकार से उनका रहन सहन था तो वही हो गया। ठीक है, खाना बदोश थे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, वो स्थायी थे। ठीक है, आगे देखेंगे, 19वीं सदी के किस दार्शनिक और सुधारक ने सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ये तो हर किसी को पता होगा, तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और कब किया था, किस टाइम पे? तो ये 10 अप्रैल 1875, मुंबई, उस समय मुंबई था, इसका नाम मुंबई में किया था। ठीक है, और इनके द्वारा एक प्रमुख नारा दिया गया है, नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका उद्देश्य यही था कि जो लोग हैं उनका जुड़ाव अपनी संस्कृति से रहे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, जो कि अगली क्लास में बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 1828 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम से विवाहित लिच्छवी राजकुमारी का क्या नाम था? तो जो लिच्छवी राजकुमारी थी उनका नाम कुमार देवी था। ठीक है, आगे देखेंगे, स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए आप। तो स्वाभिमान जो आंदोलन था वो ईवी रामास्वामी नायकर, इनका पूरा नाम था इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर। ठीक है, और इन्हें इनका प्रसिद्ध उपनाम क्या था? तो पेरियार के नाम से ये जाने जाते थे। और 1925 में इनके द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया गया था?
बताइए 16 अगस्त 1946 को, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। निर्वासन के बाद मुगल सिंहासन पुनः प्राप्त करने में हुमायूं की सहायता किसने की थी? तो जो फारसी शासक शाह तहमास्प थे, उन्होंने उनकी सहायता की थी। आपको बता दें, जब हुमायूं हुमायूं और शेरशाह सूरी की 1540 शेरशाह सूरी के बीच 1540 में कहाँ का युद्ध हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम कहेंगे? कन्नौज। बिलग्राम के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, तो हुमायूं क्या किए कि भारत छोड़कर ये भाग गए ईरान। ठीक है, भारत का निर्वासन कर दिया और ये ईरान चले गए। वहां पे इनकी जो इन्होंने शरण ली वो फारस के ही शासक थे, शाह तहमास्प। तो इन्होंने ही बाद में मदद की और ये पुनः 1555 में इन्होंने काबुल होते हुए दिल्ली पे अपना स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित उपन्यास अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स की मुख्य थीम क्या है? बताइए अब। तो मुख्य थीम इसकी जो है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक। ये जो बुक है बेसिकली पूरा जितना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो जो भारतीय सैनिक थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कनिष्क इतिहास में किसके महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं? कनिष्क किसके संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, आप बताइए। किस धर्म के संरक्षक थे कनिष्क? तो ये बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों ने विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया था? तो बताइए 1856 में। और ये कौन सा एक्ट था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। इसमें क्या किया जाता था कि जो जैसे जो महिलाएं या कन्याएं विधवा हो जाती थे, उन्हें दोबारा से शादी करने का अधिकार था, जो कि 1856 में लाया गया था। पहले क्या किया जाता था कि अपनी संस्कृति में ये था कि संस्कृति में नहीं, वो कुछ लोगों के द्वारा वो बना दिया गया था कि जिसका हस्बैंड खत्म हो जाता था, वो या तो उनकी द्वारा जला दी जाती थी, जो कि सती प्रथा था। उसके बाद वो समाप्त हुआ तो उन्हें आजीवन सफेद वस्त्र धारण करना होता था और एकदम सादा भोजन करना होता था। तो इसी के बाद में इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रयासों द्वारा इस एक्ट को लाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस एक्ट के बाद से जो विधवाएं थी वो भी अपना जीवन अच्छे से यापन करने लगी। आगे देखेंगे। संत कबीर के दोहे मुख्य रूप से किस प्रति संग्रह में पाए जाते हैं? तो बीजक में पाए जाते हैं। और ये किसका किसका संकलन है बीजक में? 3 चीजों का है, बताइए। साखी, शबद, रामायणी। ठीक है, साखी, शबद और रामायणी का। और किसके द्वारा रचित है? तो संत कबीरदास द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो है नैतिक जीवन और सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना चाहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनके बारे में बताएं। ठीक है, देख लेते हैं। किस यात्री के विवरण में मोहम्मद बिन तुगलक और उसके शासनकाल का साफ साफ वर्णन मिलता है? तो इब्न बतूता के जो ये मोरक्को का यात्री था और इसी की जो पुस्तक थी रहला, इब्न बतूता की पुस्तक रहला। रहला में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है। 14वीं शताब्दी में ये, ठीक है, 14वीं शताब्दी। और इन्हीं के शासन काल में ये इब्न बतूता भारत में आया। ठीक है, आगे देखेंगे। रुद्रसेन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित शासक? रुद्रसेन किस राजवंश से संबंध रखते थे? तो ये वाकाटक राजवंश से संबंध रखते थे। जबकि वाकाटक राजवंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो विंध्य शक्ति के द्वारा। एक हमारे चैनल पे एक वीडियो है जो कि वंश से संबंधित है और ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, 1 साल पुरानी वीडियो है, आप लोग जाके देखिए।
उससे क्या है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके तुरंत ही फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और गुर्जर प्रतिहार वंश के तो नागभट्ट थे, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे, और ये भारत के प्रथम, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और अंतिम भी यही थे, अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, इनके बाद क्या कोई नहीं हुए? जी हाँ, बिल्कुल सही, इनके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं हुए, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब अपना संविधान लागू हो गया भारत का, तो गवर्नर जनरल पद को, गवर्नर जनरल का जो पद था, इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? बताइए, चंद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक बना था? तो समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के ही पुत्र थे, और इनका शासनकाल पूछा जाता है, जो कि 335 से 375 के बीच में था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, किसके द्वारा इसकी उपाधि दी गई है? तो वीए स्मिथ के द्वारा, वीए स्मिथ, स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। और इनके दरबारी कवि के रूप पूछा जाता है कि दरबारी कवि कौन था समुद्रगुप्त का? दरबारी कवि हरिशेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अशोक के जीवन में कौन सी घटना एक निर्णायक मोड़ मानी जाती है, जिसने उन्हें धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो कौन सी ऐसी घटना थी? तो कलिंग का युद्ध था, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। इसमें क्या हुआ था? कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था, इतना ज्यादा खून बहा था, कि इन्होंने जब अशोक ने युद्ध के बाद वहां का मैदान में जाके देखा कि मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपने पिता से लिपट के रो रहा है, कोई मतलब कि सर धड़ से अलग हुआ है, किसी का पैर अलग हुआ है, तो इन्होंने इतना जब खून खराबा देखा, तो इनका मन एकदम व्याकुल हो गया, और इन्होंने धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, चोल प्रशासन में उर का मुख्य काम क्या होता है? तो उर का जो मुख्य काम होता है, ग्राम स्तरीय शासन को बनाए रखना। आगे देखेंगे, मगध में शिशुनाग वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन आया था, और इसके संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, महापद्म नंद। और नंद वंश की स्थापना इन्होंने 345 में की थी। और एक इनके जो है कि अंतिम शासक के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, नंद वंश के अंतिम शासक। और इनका जीवन बहुत ही विलासितापूर्ण था, एक अच्छे राजा वैसे नहीं साबित हुए थे, ठीक है। घनानंद, घनानंद की ही को पराजित करके किसने, इनके बाद कौन सा मतलब कि वंश आया था, आप बताइए। तो इनके बाद बता दें आपको, मौर्य वंश आया था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना हुई, और किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश से पहले किसका शासन था? तो शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? तो महाराजा शिशुनाग ही थे, महाराजा शिशुनाग। और इनके अंतिम शासक, जिनकी हत्या करके महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना की, तो महानंदिन थे, महानंदिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया? किसके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया गया था? तो हेनरी लुई विविनियन डेरोजियो द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 दिग्गजों, 9 रत्नों में से सबसे उल्लेखनीय किसे माना जाता है? सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जो है कालिदास को माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9
नवरत्न थे, आपको उनका नाम बता दें। कालिदास, धन्वंतरी, जो इम्पोर्टेंट है हम लिख दे रहे हैं। कालिदास, सॉरी गलत हो गया। कालिदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी सही लिखिएगा। वराह मिहिर और वेताल भट्ट। कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए। जैसे आपको पता ही है, कालिदास ये नाटककार और महाकवि थे, और जबकि धन्वंतरी ये वैद्य थे, प्रमुख चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। और वराह मिहिर जो आपके खगोल शास्त्री और ज्योतिष विद्या दोनों जानते थे, और बेताल भट्ट एक जादूगर थे। और इनके अलावा कौन कौन से थे, तो अमर सिंह थे जो कि कोशकार पद पे थे, और वर रुचि व्याकरणकार थे, और छपड़ा ज्योतिष शास्त्री थे, और शंकु वास्तुकार और भट्टकर पर यह कूटनीतिज्ञ थे। ये हो गए आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 दिग्गज जो नवरत्न थे। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उन समाचार पत्रों को चुप कराने के प्रयास में लागू किया गया जो सरकार की आलोचना करते थे, तो यह वर्नाकुलर अधिनियम 1878 था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस वायसराय के द्वारा शुरू किया गया, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन, ये बहुत बार पूछा गया है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, सल्तनत के तहत गन्ने जैसी नई फसलों और बेहतर सिंचाई की शुरुआत के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो जो है खेती में विविधता और ज्यादा सरप्लस हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे देखेंगे। 1699 में बैसाखी के दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, इस दिन क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं में पंच प्यारे का जो है गुरु थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा चुने गए थे। तो ये क्लास नंबर 2 में मैंने आपका बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर कराया है। आगे देखेंगे। तमिल भक्ति साहित्य में शिव संतों को क्या कहा जाता था, तो नयनार कहा जाता है। जबकि आपके अलवार किसे कहा जाता था, जो वैष्णव विष्णु के जो भक्त होते थे या संत होते थे, उन्हें अलवार कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। और इसमें एकमात्र महिला कौन थी, अंडाल थी। ये भी मैंने आपको क्लास 2 में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कराया है। आगे देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन सी क्षेत्रीय शक्ति प्रमुखतया रूप से उभरी, तो पुष्यभूति थे। गुप्त साम्राज्य के बाद जब पतन हो गया, तो पुष्यभूति जो है इन्होंने शासन किया। ठीक है, आगे देखेंगे। झारखंड के किस आदिवासी राष्ट्रवादी को ब्रिटिश शोषण से लड़ने के लिए जाना जाता है, और उन्हें धरती बाबा के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया है, और अब भारतीय संसद संग्रहालय में उनका स्मरण किया जाता है। तो ये बिरसा मुंडा थे, जो कि झारखंड से इनका संबंध था। मैंने आपको बताया झारखंड छोटा नागपुर से। और इन्होंने मुंडा विद्रोह, उलगुना विद्रोह का ही नेतृत्व किया था। ठीक है, ये रहे आज आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और 2026 का ये एक संग्रह था। आगे भी ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको बढ़िया तरीके से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने एक्सप्लेन किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।